गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीआई दंगल मैथ्स इंग्लिश कोर्स। जैसे कि आप सभी का प्री का एग्जाम हो चुका है एसबीआई जे का, तो अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो मेंस का है। तो अब जो अपनी क्लासेस चलेगी, अपना जो कोर्स चलेगा वो मेंस ओरिएंटेड चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मेंस को जो पैटर्न्स है उनको हैंडल किया जाता है। तो यहाँ जो अपना जो क्लासेस का पैटर्न रहेगा उसमें आपकी एक एडिटोरियल की क्लास रहेगी, उसके बाद में 2 आपकी पैटर्न हैंडलिंग की क्लासेस रहेगी जिसमें अपने मेंस के पैटर्न लेंगे। क्योंकि एडिटोरियल की क्लासेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेंस का आपका जो पार्ट होता है उसके अंदर रीडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर अपने बात करें तो पैराग्राफ वगैरह ज़्यादा आते हैं, और उसके साथ ही अपने बात करें तो पैटर्न वगैरह जो होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी लेवल की होती है। तो यहाँ से अपने एडिटोरियल से वर्किंग सीखेंगे कि किस तरीके से वर्किंग होती है इंग्लिश की, वो साथ साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश की वर्किंग अच्छे से आती है तो मेंस का एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी बन जाता है। पैटर्न वहाँ पे ईज़िली क्या हो जाते हैं, आपसे हैंडल हो जाते हैं। जो अभी अपने देखेंगे, आज जो मैंने पैटर्न लिया है, आज पहली क्लास मैंने पैटर्न की क्लास रखी है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेंस में किस तरीके के पैटर्न्स आते हैं। मेंस में होता वही है कि मान लो कि जो प्री के पैटर्न आते हैं उन्हीं को थोड़ा-सा एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। या तो 2 या 3 पैटर्न्स को साथ में मिक्स कर दिया जाता है, या उनकी लैंग्वेज या उनके लेवल को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो अब से जो अपनी क्लासेस रहेगी वो पूरी की पूरी मेंस ओरिएंटेड रहेगी। अपना कोर्स सेम ही है, ओनली इसमें मॉडिफिकेशन किया है, मेंस नाम ऐड किया है इसके अंदर। क्योंकि जो अभी अपना एसबीआई दंगल का चल रहा था इंग्लिश कोर्स, वो सेम का सेम ही कोर्स है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है इसके अंदर। लेवल इसका मेंस लेवल बना दिया गया है। तो अपने एडिटोरियल वगैरह की रीडिंग से तो यहाँ पे वर्किंग सीखेंगे, और रीडिंग भी सीखेंगे किस तरीके से वहाँ पे रीड आउट करना है पैराग्राफ वगैरह को। और उस वर्किंग को सीखकर अपने जो पैटर्न हैंडलिंग है वो यहाँ पे करेंगे कि मेंस लेवल के जो पैटर्न्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी बना देंगे अपने मेंस के एग्जाम को। अगर आपको इंग्लिश की वर्किंग आती है तो आपका जो मेंस का एग्जाम होता है इंग्लिश का वो प्री से भी इजी बन जाता है। अगर आपको वर्किंग नहीं आती है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि वहां पे करना क्या है, आप समझ ही नहीं पाओगे, मीनिंग नहीं ले पाओगे। और अगर आपको एडिटोरियल वगैरह रीड आउट करने नहीं आते अच्छे से तो भी आप वहाँ पे मीनिंग नहीं ले सकते, इतने लेवल की वहाँ पे लैंग्वेज आती है। तो वो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप कंटिन्यू रहना, रेगुलर रहना, क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वो मेरी गारंटी है, वो मेरी टेंशन है, आप लोगों की टेंशन नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी अपने क्लासेस मैंने आपको बोला था प्री का जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके जस्ट बाद अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो एक दिन अपने लेट हो गए क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्योंकि कोविड की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो इसलिए वैसे तो ऑफिस वगैरह तो नहीं जा रहा अभी मैं, वैसे थोड़ा टाइम है, लेकिन थोड़ा हेल्थ इश्यू भी है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी, वही रहेगा अपना मंडे टू फ्राइडे का जो अपना शेड्यूल है वो सेम का सेम ही शेड्यूल रहेगा। तो आज की क्लास में अपने पैटर्न लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने ज़्यादा बातों में। तो आज का जो पैटर्न है वो है ब्लैंक प्लस कोलन्स। एक आपका ब्लैंक का पैटर्न होता है, एक आपका कोलन्स का पैटर्न होता है, उन दोनों को मिक्स करके एक मैंने पैटर्न तैयार किया है जो पूरा का पूरा आपका क्या है, मेंस ओरिएंटेड है। अब जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है प्री का, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी, एक थोड़ा सा मैं बता दूं, आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि प्री का हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं कैसा हुआ, कोई आपको बोला हमने इतने कर दिए। तो इन चीजों पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपना कर्म करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट आपका क्या है, मेंस का एग्जाम है। प्री का आपका हो चुका है, अब आप अपना कर्म कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब मेंस अपना नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट स्टेप जो सक्सेस की तरफ है, जो आपका मेंस है, तो उस पर पूरे फोकस्ड रहिए। तो आप रेगुलर रहिए। अब एग्जाम का भी ऐसे बोला जा रहा है कि 31st को होगा या नहीं होगा, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, उस पर भी ध्यान नहीं देना, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर 31st को होता है तो भी बहुत अच्छा है, अपनी तैयारी अच्छे वाली है। अगर 31st को नहीं होता, शिफ्ट होता है, तो अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अब की बार मौका शानदार है, हाथ से नहीं निकलने देना। तो स्टार्ट करते हैं, वही मेथड रहेगा अपना, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट करना है। तो मेंस की डायरेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, उसमें कुछ पॉइंट्स कई बार क्या होते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़नी होती है डायरेक्शंस को, जो मेंस की, कि वो वहां पे रियल में पूछना क्या चाहता है। क्योंकि प्री में तो कई बार क्या होता है कि जो ऑलरेडी पहले से हमेशा से पूछा आ रहा है, जिस तरीके के पैटर्न्स पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम वैसा सही होता है। लेकिन मेंस में कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा वहां पे क्या करता है, कुछ टेढ़ी बात पूछता है आप लोगों से। तो मेंस की जो डायरेक्शन होती है क्वेश्चन पेपर की, उसको अच्छे से रीड आउट करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस को आपने खुद से ही पढ़ना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन अपीयर होगा, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइम आपको 1 मिनट का ही मिलेगा ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस को रीड आउट कीजिए।
आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। स्टॉप। तो यहाँ पे क्या करना था, डायरेक्शंस की अगर अपने बात करें तो आपको क्या दिया गया, मैं डायरेक्ट बता दूं क्योंकि मैंने भी रीड आउट किया था साथ में। तो आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दिए गए हैं, ठीक है। और 2 ब्लैंक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ब्लैंक ये रहा और सेकंड ब्लैंक ये, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 2 कॉलम्स दिए गए हैं। उसने बोला है कि जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें फर्स्ट कॉलम्स के वर्ड्स ही आएंगे, एक भी आ सकता है और एक से ज्यादा भी उसमें सेट हो सकते हैं, ये बात उसने बोली। और सेकंड जो कॉलन है, जो सेकंड ब्लैंक है, उसमें सेकंड कॉलन से क्या होंगे, आपके वर्ड्स फिलअप किए जाएंगे वहां पे। वो भी मोर देन वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। मतलब क्या निकला कि जो फर्स्ट वाला जो आपका ब्लैंक है, ये वाला अगर अपने बात करें तो इसमें आपने ओनली इन जो फर्स्ट कॉलन है उसके जो वर्ड्स हैं उन्हीं को पुट करके चेक करना है कि कौन सा उसमें आएगा। साथ में शॉर्ट ट्रिक चलेगी, यहाँ पे अपने ऑप्शंस को भी साथ में लेकर चलेंगे। और जो सेकंड आपका जो ब्लैंक है ये वाला, इसमें आपने जो सेकंड कॉलन है उसके ये जो वर्ड्स है 3 वर्ड्स, इनमें से कोई वर्ड आएगा, या तो एक आएगा या एक से ज्यादा हो सकता है, तीनों के तीनों ही हो, ठीक है। 1 और मोर देन 1 कितने भी आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को चेक करना है ब्लैंक के साथ में कॉलन। तो 2 पैटर्न्स को मिक्स करके तैयार किया गया पैटर्न है जो कि मेंस का पैटर्न होता है। इसी तरीके से मेंस के अंदर आपके पैटर्न्स वगैरह आते हैं, वहां पे कोई भी पैटर्न आ सकता है, कैसा भी पैटर्न आ सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पैटर्न हैंडलिंग सिखा दूंगा कि कैसे भी करके 2-3 पैटर्न्स को मर्ज करके जब पैटर्न बनाया जाता है तो उसको हैंडल कैसे करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। वर्किंग आपके माइंड में रहनी चाहिए, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें, पहले पढ़ते चलो, जो बातें हैं उसकी पिक्चर बनती हुई चलनी चाहिए माइंड के अंदर। व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, अबाउट, बारे में, किसके बारे में, लोन मस्ट वेयर अबाउट। यहाँ पे आपको आस्क्ड का सब्जेक्ट वगैरह अभी नहीं देखना कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अपने को जो मेन फोकस करना है वो ब्लैंक पे करना है, वहां पे ग्रामेटिकल वगैरह सब कुछ देखेंगे। अदर जो पार्ट है सेंटेंस का वो आपको एक तो हिंट देने के लिए, मीनिंग देने के लिए, और साथ ही अगर उस ब्लैंक के अंदर उसका कोई रोल होता है, जैसे मान लो वहां पे ब्लैंक के अंदर आपका कोई एक्शन वगैरह ना हो, ठीक है, मॉडल वगैरह ना हो, और तो उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो सेंटेंस के अंदर है तो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस की फॉर्म में आपका क्या होगा, काम आएगा, या पूरा का पूरा सेंटेंस। मेन फोकस ग्रामेटिकल वगैरह जितना भी सारा का सारा फोकस है वो ब्लैंक पे रहना चाहिए, जहां पे आप कुछ करते हो वहां पे फोकस आपका ज्यादा होता है इन चीजों का। अदर पार्ट जो होता है वो रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि वो एग्जामिनर ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, वहां पे एरर नहीं निकालनी अपने को। तो शुरू करते हैं। व्हेन आस्क्ड अबाउट लोन मस्ट वेयर अबाउट। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपको नई वोकेब दिखे आपको नोट डाउन करनी है, उनको याद करना है। जब पूछा गया किसके बारे में, इलोन मस्क के वेयर अबाउट्स, यानी कि उसके ठिकाने के बारे में। वेयर अबाउट्स का मतलब ठिकाना, ठिकाने के बारे में, ठिकानों के बारे में। सम जोक्ड, कुछ ने क्या किया, जोक किया, मतलब मजाक उड़ाई। दैट की मस्क माइट हैव रीच्ड मार्स, कि मस्क क्या कर चुके हैं, मार्स पे पहुंच चुके हैं, मतलब उनका पता नहीं लग रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला, मजाक उड़ाई कि वो मार्स यानी मंगल ग्रह पे पहुंच गए। इलोन मस्क को आप जानते होंगे अच्छे से, टेस्ला वाले, ठीक है। एंड गोट, और प्राप्त कर लिया उन्होंने, कि वो मार्स पे पहुंच चुके हैं, मार्स पे पहुंच चुके हैं, और उन्होंने वो प्राप्त कर चुके हैं क्या, कट। कट का मतलब गोट कट, अब कट प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे क्या प्राप्त कर सकते हैं। फ्रॉम द इंटरनेट, किससे, इंटरनेट से। इंटरनेट से कोई चीज निकल, डिपार्चर को बता रहा है, इंटरनेट से कोई चीज निकल के आ रही है।
इंटरनेट से उन्होंने कट प्राप्त कर लिया। तो देखते हैं क्या कट ऑफ प्राप्त कर लिया। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कट ऑफ आप जानते हो, एग्जाम की कट ऑफ अभी भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि प्री की कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना होता, आपको अपने काम पे ध्यान देना होता है। तो कट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेट, कट ऑफ का मतलब कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब कट होते हुए ऑफ हो जाना, मतलब लिमिट को बताता है। कट ऑफ का मतलब उसकी लिमिट क्या है। जैसे आपके एग्जाम के लिए आपकी मिनिमम कट ऑफ क्या है, मिनिमम कट ऑफ का मतलब क्या है, मिनिमम आपको कितनी चाहिए, मिनिमम हद क्या है, आपके पास होने की सीमा क्या है, ठीक है, तो सीमा को बताता है। तो कट ऑफ का मतलब अंतिम, अलग हो जाना भी होता है। कट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से कट ऑफ, कट का मतलब कट, कट करना, ऑफ का मतलब बंद, कट बंद, बंद मतलब उस चीज से बंद हो जाना, ऑफ फ्रॉम का मतलब उससे निकलते हुए, मतलब इंटरनेट से वो कट ऑफ कर लिया, मतलब कट ऑफ प्राप्त कर चुके हैं, उसका मतलब अंत प्राप्त हो चुका उनको, मतलब इंटरनेट से अब कनेक्शन नहीं रहा। तो बिल्कुल सही जा रहा है। कट एक्रॉस देखना, कट एक्रॉस का मतलब क्या होता है? कट एक्रॉस का मतलब किसी के एक्रॉस कट करना, किसी को पार करते हुए कट करना, पूरा का पूरा चीर देना, ठीक है, किसी को पार करते हुए। इंटरनेट से चीर देना, इंटरनेट से चीर देना बोलकर देखो, इंटरनेट से चीर देना या इंटरनेट को चीर देना। कट अक्रॉस द इंटरनेट होना चाहिए था ना, तो फ्रॉम वाला दो प्रीपोजिशन की ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है, दो बातें सूट नहीं करी ना। अब कट ऑफ के लिए बोलोगे तो कट ऑफ प्रीपोजिशन ही है। कट ऑफ का मतलब क्या? बंद, बंद किससे बंद, किससे अलग। कट ऑफ का मतलब बंद होना उस चीज से, कट करके ऑफ अलग हो जाना, मतलब अलग होना किससे? इंटरनेट से, अलग होना उससे दूर जा रहा है, डिपार्चर, डिपार्चर मतलब फ्रॉम, बिल्कुल सेट हो रहा है। लेकिन कट अक्रॉस सेट हो रहा है क्या? कट अक्रॉस का मतलब क्या होगा? किसी के अक्रॉस मतलब उसको क्रॉस करते हुए, उसको पार करते हुए, तो पार करते हुए इंटरनेट को ही क्रॉस होगा ना। तो फ्रॉम इंटरनेट से पार करते हुए, इंटरनेट से पार करते हुए क्या होगा? कोई मीनिंग नहीं आ रहा इसका, मतलब बी यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, ए बिल्कुल सेट हो रहा है। अगर किसी के माइंड में फिर भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपने पास और चांस है, सेकंड वाले कॉलम से अपने को हिंट मिल जाएगा। फर्स्ट में अगर हिंट नहीं मिलता सेकंड से मिल जाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट ऐसे मिल गया, इतना सेंस चमका हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए वो प्लस पॉइंट है, प्लस अपॉर्चुनिटी, वो दूसरों से आगे रहेगा। समझ में आ रही है चीज? लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, मेंस के एग्जाम में आपका नॉलेज चेक होता है, इसलिए आपका सेंस शानदार वाला चमका हुआ होना चाहिए। तो अक्रॉस मुझे सूट नहीं कर रहा, तो एक टाइप से अगर अपने बात करें तो बी वाले नहीं होंगे, जिसमें बी है वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन गया। अब यहां देखना ऑप्शन दे रखा उसने, एडी का मतलब क्या निकला। अब आप ये मत देखना, कईयों को ये भी कंफ्यूजन हो गया होगा कि जो एडी वाला पार्ट है वो तो फर्स्ट ब्लैंक का है और बी एफ वाला पार्ट है वो सेकंड ब्लैंक का। इसीलिए मैंने बोला डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो भी आपको कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट जो आपका ब्लैंक है उसके अंदर तो एडी को चेक करना है, और एंड लगाओ इसका मतलब सेकंड, एंड लगाओ इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड, तो सेकंड दिखाई देगा, तो आपको ये लगेगा कि सेकंड ब्लैंक के अंदर आपको क्या करना है? बी एफ को चेक करना है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ने उसने बोला था कि फर्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट कॉलन वाले आएंगे। तो फर्स्ट कॉलन वाले क्या, ये कंफ्यूजन है जो दूर कर रहा हूं आप लोगों का, ए बी सी। तो फर्स्ट में ओनली ए बी सी आ सकते हैं और सेकंड में ओनली डी ई एफ आ सकते हैं। समझ में आया? फर्स्ट में ए बी सी, सेकंड में डी ई एफ। तो ये यहाँ पे क्या है आपका डी है, तो ये ए में फर्स्ट कॉलन में नहीं आ सकता, इसका मतलब ये सेकंड कॉलन का। तो क्या दे रखा उसने कि फर्स्ट में ए, सेकंड में डी एंड फर्स्ट में बी, सेकंड में एफ, इस तरीके से बोला है। मतलब क्या निकला कि फर्स्ट में ए और बी दोनों, और सेकंड में अगर ए ऑप्शन सही होता है तो सेकंड में डी एंड एफ दोनों। क्लियर हो आप लोगों के? इस तरीके से ये करना, ये भी कंफ्यूजन होगा, इसके कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा। तो यहाँ पे बात करें, ये आपका बी वाला सही नहीं लग रहा, तो जहां पे फर्स्ट पे बी दिखाई दे रहा है वो सारे उड़ा दो। अब यहाँ पे भी बी फर्स्ट पे नहीं है क्या? इसमें भी है ना, क्योंकि ये फर्स्ट कोई बता रहा है ना, बी ए बी सी फर्स्ट में ही आ सकते हैं, तो बी जिस भी ऑप्शन में है वो सारे उड़ा दो। तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया और आपका ई ऑप्शन गया, ऑप्शन बचा सी। ये है मेंस का लेवल और ये है आपकी वर्किंग। अगर आपकी वर्किंग शानदार वाली है, कुछ करना पड़ा, मेंस का क्वेश्चन था और मेंस के क्वेश्चन में भी आपको कितना टाइम लगा? ओनली 10 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड्स मेंस के क्वेश्चन में। समझ आया जी? मेंस के क्वेश्चन में लोगों को 5-5 मिनट लग जाती है एक बार, कई क्वेश्चंस में तो इतने खतरनाक वाले होते हैं। तो कम से कम 1 मिनट तो लगनी चाहिए ना मेंस के क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आपको कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 20 सेकंड भी नहीं है, 10 सेकंड ओनली। किस कारण पता लगा आपको? अब आगे वाले कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे पता लगा? अगर आपकी वर्किंग शानदार वाली है तो। समझ में आया? तो इस तरीके से होगा। अब आपको अगर ऑप्शन चेक करना है, आंसर यहाँ पे चेक करें तो आंसर आपका सी, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी देखना चाहो तो कट इन का मतलब क्या? कट इन का मतलब किसी के अंदर कूद पड़ना, बीच में बोलना, किसी चीज को काटना, बात को काटना, कट इन, अंदर घुसना, कट करते हुए। तो इंटरनेट से अंदर घुसना, इंटरनेट से अंदर घुसना या इंटरनेट के अंदर घुसना? इंटरनेट के अंदर कट इन होगा, तो फ्रॉम वाला नहीं होगा। दो बातें नहीं, इंटरनेट से या इंटरनेट में,
या तो इंटरनेट में होगा या इंटरनेट से होगा, तो ये भी आपका गलत था। इस तरीके से पता लग गया। अब आपको बस ये क्या करना है, मतलब फर्स्ट पे ए आएगा, दोनों में ए दे रखा है, ठीक है, मतलब पेयर बना रहा है यहाँ पे, तो एक तो पेयर बन रहा है ए एफ का और एक पेयर बन रहा है ए डी का। समझ में ये चीज? तो एफ को अगर अब आप इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग लेना है तो चेक कर लेते हैं कि जब इलोन मस्क को उसके इलोन मस्क के मतलब ठिकानों के बारे में पूछा गया तो कुछ ने मजाक उड़ाया कि इलोन मस्क कहाँ पे पहुंच चुके हैं, मार्स, मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, और क्या बोला कि उसको कट ऑफ मिल गई इंटरनेट से, मतलब इंटरनेट से उसको लास्ट जो लिमिट है वो मिल चुकी है। जबकि वाइल कॉन्ट्रेरी अदर्स, दूसरों ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया कंसर्न, चिंता अबाउट हिज वेलबींग, उसकी स्वास्थ्य के बारे में मतलब सही, उसकी सेहत सही है नहीं, उसके बारे में चिंता को व्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड जेन्युइन, डी को देखो, जेन्युइन का मतलब रियल, सही, वास्तविक, ईमानदारी वाली, बिल्कुल सही है। सूडो का मतलब होता है भ्रामिक या फिर आपका नकली, नकली चिंता व्यक्त की उसके बारे में। नकली हो सकता था लेकिन यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर उसकी बेइज्जती की जा रही है और वाइल यूज है, इसका मतलब कॉन्ट्रेरी, तो बेइज्जती की कॉन्ट्रेरी क्या होगी, बढ़ाई होगी ना, तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब सूडो भी आपका डायरेक्ट अगर सेंसिबल वे में सोचें तो आपका ई वाला भी गलत हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। और एफ का मतलब सिंसियर का मतलब भी क्या होता है, वास्तविक और अभिनंदन टाइप की या फिर सिंसियर, ईमानदारी टाइप की उसने किया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए एफ ए डी। कैसे पता लगा? एक सही हो गया आपका, फर्स्ट वाले ब्लैंक सही, अगर आपकी वर्किंग क्लियर है तो। समझ में? इस तरीके से आपको करना है, इसलिए ऑप्शंस को आपने क्या करना है, मेंस में साथ में लेकर चलना है। टाइम से ही आपका मेंस का जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो टाइम से ही हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी आएगी मेंस के एग्जाम में भी, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको उसमें टाइम लगता है पैराग्राफ वगैरह में, तो वहां पे आप टाइम दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम ही टाइम, आपके पास पैटर्न स्पीड में हो जाएंगे आपके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, टाइम स्टार्ट, अब पता लग गया ना कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको करना है। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, जो वातावरण में चेंजेस आते हैं, वॉज द, वो क्या था, क्लाइमेट चेंज का मतलब जो मौसम में परिवर्तन आता है, वॉज द डबल एज्ड, डबल एज का मतलब दो धारी, ठीक है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, तलवार है, दो धारी तलवार थी, दैट फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसने पहले कॉन्ट्रीब्यूट किया, योगदान किया, टू द, किसकी तरफ, किसकी तरफ योगदान दिया, मेट्योरिक राइज, मेट्योरिक का मतलब होता है तीव्रता से, बहुत तेजी से होने वाला, राइज का मतलब बढ़ोतरी, ऑफ द, किसका, नियो असायरियन एम्पायर, एम्पायर जो साम्राज्य था, नियो असायरियन एम्पायर के जो मतलब उसका राइज था, उसमें उसने योगदान दिया। मतलब क्या निकला कि जो क्लाइमेट चेंज था, मौसम के अंदर जो बदलाव था, उसने योगदान दिया, क्या किया उसने, मतलब जो कोई एम्पायर है, कोई साम्राज्य है, उसमें बढ़ोतरी करवाई। पहले उसने क्या किया, बढ़ोतरी करवाई क्लाइमेट चेंज ने। तो क्लाइमेट चेंज क्या था, एक दो धारी तलवार थी, ठीक है, दो मतलब दोनों तरीके से वार करने वाली, दोनों साइड से वार करने वाली, तो तलवार थी कैसी, अनअर्थली। अनअर्थली का मतलब क्या होगा, जो इस दुनिया से परे हो। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो दुनिया से परे होता है, अनअर्थली, अलौकिक, मतलब जो दुनिया से परे हो, इस दुनिया का ना हो, इस अर्थ का ना हो। तो क्लाइमेट चेंज कहां पे होता है, अर्थ पे होता है या इस दुनिया से बाहर होता है? क्लाइमेट चेंज कहां पे होता है, अर्थ पे ही होता है ना। कोई भी सभ्यता है, कोई भी एम्पायर है, कहां पे मतलब विकसित हुआ, अर्थ पे विकसित हो रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे बताओ कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को तो डबल एज्ड स्वॉर्ड बोला गया, यहां सेंस काम करेगा, यहाँ पे आपके सेंस भी चलने चाहिए साथ में, क्योंकि सेंस ही मैंने आपका रियल में चमकाया था, अगर आपका चमका हुआ है तो दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जो क्लाइमेट चेंज है वो स्वॉर्ड है डबल एज्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब तलवार है, कैसी, अनअर्थली, इस दुनिया से संबंध न रखने वाली। तो अर्थ, जमीन से, तो अर्थ से संबंध होता है कि नहीं होता क्लाइमेट चेंज का? क्लाइमेट चेंज तो अर्थ पे ही होता है ना। इसका मतलब अनअर्थली तो बिल्कुल ही गलत चला गया, मीनिंग ही नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ए तो आएगा ही नहीं, तो ए नहीं आएगा तो ए वाले सारे के सारे उड़ जाएंगे, यहां से उड़ा दो।
फर्स्ट गया, ए जिसमें भी दिखे, सी ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया, 2 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन अपने यहाँ पे जा चुके हैं। अब और देखते हैं नेक्स्ट वाला, बी को चेक करते हैं। प्रोवर्बियल डबल एज्ड, प्रोवर्बियल का मतलब होता है लोकोक्तियों की फॉर्म में या प्रसिद्ध, फेमस होता है। तो क्या है, फेमस डबल एज्ड स्वॉर्ड है, 2-धारी तलवार था। क्या, क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव, 2-धारी तलवार था। कैसी 2-धारी तलवार था वो, कैसी 2-धारी तलवार था, मतलब फेमस 2-धारी तलवार था, दोनों तरफ से वार करने वाली तलवार था। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से बात की होगी, आगे पता लग जाएगा। तो ये हो सकता है, बी हो सकता है। सी देखो, वास्टली डबल एज्ड, अगर वास्ट होता तो मतलब फैला हुआ तलवार, फैली हुई तलवार, ठीक है। अगर वास्टली यूज करोगे तो एडवर्ब, तो एडवर्ब किसके लिए यूज होती है, एडजेक्टिव के लिए, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ क्वालिटी होती है। कोई चीज कैसी है, वो कैसी कैसी है, तब आपके एडवर्ब। तो स्वॉर्ड के लिए तो यूज होगी नहीं, तो ये होगी डबल एज्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, डबल एज्ड है। तो मतलब क्या हुआ कि तलवार है 2 धारी, और 2 धारी कैसी है, फैली हुई 2 धार, धारें कैसी है, फैली हुई 2 धार। तो यहां से भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको सिर्फ चेक क्या करना है, 2 ही ऑप्शन चेक करने हैं। कौन कौन से, एक बी ऑप्शन चेक करना है, एक ई ऑप्शन चेक करना है। अब सेकंड जो आपका है ब्लैंक, उससे अपने हिंट लेते हैं। तो सेकंड ब्लैंक में एक तो आपको ई चेक करना है, एक आपको ऐप चेक करना है। यहां से हिंट लेंगे, क्योंकि वास्टली से अगर किसी को हिंट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। तो उसने क्या किया था, क्लाइमेट चेंज ने बढ़ोतरी कराई थी। जो एम्पायर था, जो आपका नियो असेरियन एम्पायर था, साम्राज्य था, उसमें क्या किया, मेटेरिक मतलब बहुत तेजी से उसको बढ़ाया, मतलब वो फला फूला बहुत तेजी से। एंड देन, और देन बाद में, टू इट्स, इसका किसका, उस एम्पायर का कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब समाप्ति, खत्म, मतलब समाप्ति, विनाश, विनाश बोल सकते, कोलैप्स का मतलब विनाश। तो मतलब क्या किया कि जो क्लाइमेट चेंज था वो 2-धारी तलवार था, ठीक है, जिसने क्या किया, पहले तो उस साम्राज्य को क्या किया, विकसित किया, और बाद में उसके कोलैप्स में, पहले तो विकास में क्या किया, उसके राइज में कंट्रीब्यूट किया, और बाद में उसके कोलैप्स, उसके विनाश में कंट्रीब्यूट किया। तो इसका विनाश था, और विनाश कैसा था, ई और एफ 2 ही चेक करने आपको, कैसा, प्रेसिपिटस, प्रेसिपिटस का मतलब तीव्रता से, तेजी से होने वाला विनाश, मतलब प्रेसिपिटस का मतलब तीव्र विनाश में उसने सहयोग दिया। तो तीव्रता से उसकी बढ़ोतरी की, और तीव्रता से उसको वापस गिरा दिया, बिल्कुल सही है। एफ को देखना, अनप्रेसिडेंटेड कोलैप्स, इसका अनप्रेसिडेंटेड। अगर आप ऐसे बोलो कि जो उस सभ्यता का विनाश हुआ, सोचना माइंड में, आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा, सेंसिबल वे में सोचे तो, कि उस सभ्यता का विनाश हुआ जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब पहले किसी सभ्यता का इतना खतरनाक वाला विनाश नहीं हुआ था। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ। ये बोला इट्स अनप्रेसिडेंटेड, मतलब उस सभ्यता का विनाश हुआ, उस सभ्यता का अभूतपूर्व विनाश, उस सभ्यता का अभूतपूर्व, उस सभ्यता का जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा विनाश। इसका मतलब उस सभ्यता का पहले भी विनाश हो चुका था। जिस सभ्यता का एक बार विनाश हो गया तो वो सभ्यता बचेगी क्या, विनाश हो गया, इसका मतलब वो सभ्यता खत्म। जब वो सभ्यता दोबारा से रिवाइव करे तो वो सभ्यता नहीं होती, फिर नई सभ्यता आती है। समझ में, सिविलाइजेशन जब एक खत्म होती है तो क्या होता है, उसका विनाश होता है। विनाश होने के बाद जो आगे दोबारा से सभ्यता बनती है, वो एक नई सभ्यता का, वहां पे क्या होता है, नई सभ्यता की शुरुआत होती है, वो पुराने वाली सभ्यता नहीं बचती फिर, ठीक है। तो यही होता है कोलैप्स का मतलब, बिल्कुल ढह जाना, सभ्यता ढह गई तो नई सभ्यता आएगी। तो अनप्रेसिडेंटेड अगर ऐसे होता है कि उस सभ्यता का जो विनाश था वो कैसा था, अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, मतलब ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा गया जैसा उस सभ्यता का हुआ था, ठीक है। और इसने बोला इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इसका अभूतपूर्व, मेरी ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई, मेरा ऐसा अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है। तो मेरे बहुत सारे रिजल्ट आए, उनमें से ये मेरा कैसा रिजल्ट था, अभूतपूर्व, जो ऐसा रिजल्ट मेरा आज तक कभी नहीं आया, जैसा आपका आएगा सिलेक्शन वाला, जो आज तक कभी नहीं आया, ठीक है। तो वो कैसे है, इसी तरीके से अगर ऐसे बोले कि मेरा जो रिजल्ट आया वो अभूतपूर्व, मतलब जैसा रिजल्ट मेरा है वैसा आज तक किसी का भी नहीं आया, वो अलग था। और इट्स माय अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट, मेरा जो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब मेरी तरफ से, मेरा खुद का अनप्रेसिडेंटेड है, औरों से कोई मतलब नहीं है, मेरा पहला ऐसा रिजल्ट है। तो उसका पहला ऐसा कोलैप्स जो पहले कभी नहीं हुआ, तो पहले उसका कोलैप्स, किसी चीज का कोलैप्स हुआ है तो उसके बाद वो बचेगी नहीं, तो उससे पहले उसका कोलैप्स पहले कैसे हो सकता है, अभूतपूर्व कैसे हो सकता है, जो हुआ है वो फर्स्ट ही होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वही होता है। इसका मतलब अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला है, दोबारा से रिवाइज कर लेना, अगर समझ में ना आए 100% समझ में आएगा। बार बार सोच कर देखो कि किसी चीज का विनाश हुआ है तो अभूतपूर्व विनाश हो, जब जो चीज पूरी तरह, कोलैप्स का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना, जो चीज पूरी तरह से खत्म होगी तो
अभूतपूर्व तो तब होगा कि पहले ही वो पूरी तरह से खत्म हुई, फिर दोबारा से पूरी तरह से खत्म हुई। तो एक बार पूरी तरह से खत्म हो गई तो फिर बाद में वो बचेगी ही नहीं, तो दोबारा से कैसे खत्म होने का चांस, अभूतपूर्व कैसे होगा, वही पहला वही लास्ट है। अनप्रेसिडेंटेड तो वो होता है कि पहले भी कोई और हुआ हो, तो इसका मतलब अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, तो एफ नहीं आएगा। इसका मतलब ई ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ई ऑप्शन गलत तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, बीई। चेक कर लेते हैं, आंसर आपका बी है। तो क्या मिला यहाँ से, ये अगर अपने सेंटेंस की बात करें तो क्लाइमेट चेंज क्या था, वो दो धारी तलवार थी। कैसी फेमस दो धारी तलवार थी, जिसने पहले तो उस सभ्यता का क्या किया, राइज किया, एक तीव्रता से उसको मतलब विकसित किया, और बाद में इसका क्या किया, प्रेसिपिटेट मतलब तीव्रता से उसका नाश किया। मतलब विनाश भी क्या था, तीव्रता, बहुत स्पीड वाला विनाश था। क्लियर है, समझ में आप लोगों के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही इस क्वेश्चन किया वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान वो करना है, नेक्स्ट वाला आपका सही जाना चाहिए। तो बिल्कुल सेंस के साथ में अटेम्प्ट करना। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं। टू प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब मुख्य, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक, ठीक है। ऑफ जंस्कर रिवर, जो नदी है जंस्कर रिवर है उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है। दो ट्रिब्यूटरीज है किसकी, जंस्कर रिवर की, आर वो क्या है, द डोडा, डोडा एंड साराप लिंगटीचू, ये दो नाम है, सारंग लिंगटी और डोडा क्या है, दो सहायक नदियां हैं किसकी, जंस्कर रिवर की। जो मेन जंस्कर रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जो क्या है उसको बनाती है, ठीक है। दो नदियों की बात हुई है, तो यहाँ पे आपकी पिक्चर में क्या दिखाई देगा कि जंस्कर कोई रिवर है, उसकी दो सहायक नदियों की बात हो रही है, ठीक है। विच किसके लिए यूज हुआ होगा, यहाँ पे उनके लिए यूज हुआ होगा जो दो रिवर है उन्हीं की बात कर रहा होगा। देखते हैं क्या किसके लिए यूज हुआ है, जो की तरफ वर्क करेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। एट कहां पर, लोकेशन बताइए, पदम विलेज, पदम विलेज गांव का नाम है। इन द अपर वैली, अपर वैली ऊपरी जो घाटी है उसके अंदर जो पदम विलेज है वहां पर। तो विच मर्ज, तो मर्ज का मतलब डू मर्ज, विच डू मर्ज, जो मर्ज होती है, तो किसके लिए, डोडा और साराप्लिंगटी के लिए यूज हुआ है। ये जो दो सहायक नदियां हैं वो दोनों जो ट्रिब्यूटरीज है जंस्कर रिवर की, दो ट्रिब्यूटरीज है मतलब दो सहायक नदियां हैं, कौन सी, डोडा एंड साराप्लिंगटी, जो कि पदम विलेज जो है वहां पर क्या करती है, मर्ज होती है, मिलती है। मर्ज का मतलब मिलना, बिल्कुल सही है। मर्ज क्या है, डूमर्ज है, एक्शन है, ठीक है, डूमर्ज है। सब्जेक्ट विच, बिल्कुल सही है, विच को भी सेटिस्फाई करना है और डूमर्ज को भी सेटिस्फाई करना है। ये अपने को पता लग गया, क्योंकि विच यूज किया है आपने तो जो की तरह यूज किया, तो ये क्या मांगेगा, सेंटेंस मांगेगा, आगे उसे सेंटेंस देना ही पड़ेगा, ये पता लग गया। और आगे आप कहीं पे देखो सेंटेंस नहीं है, ब्लैंक में ही आपका सेंटेंस आ सकता है, ये भी अपने को पता लग गया। तो डू मर्ज है, बिल्कुल सही है, मॉडल और एक्शन। आगे जो मर्ज होती है कहां पे, पदम विलेज में, ठीक है, लोकेशन वहां पे बताइए, अपर वैली में, तो बिल्कुल सही है। तो ए आपका हो सकता है। मीट का मतलब मिलना, जो मिलती है पदम विलेज पे, तो मर्ज का मतलब मिलना, मर्ज का मतलब मिलना होता है, एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाना, और मीट का मतलब भी मिलना होता है। तो दोनों ही यहाँ पे सही जा रहे हैं, तो ए भी सही जा रहा है और बी भी सही जा रहा है। सी को चेक करते हैं, ज्वाइनिंग, विच ज्वाइनिंग। अब यहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइनिंग यूज करोगे तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि विच जो है वो क्या है, सेंटेंस मांगेगा। विच जो की तरफ वर्क करता है, और जो की तरफ वर्क करता है तो वो एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है, और एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है तो सब्जेक्ट को चाहिए फ्री एंड फ्रेश सेंटेंस, तो मॉडल और एक्शन वगैरह उसे चाहिए। तो ज्वाइनिंग यहाँ पे अगर अपने बात करें, विच इज ज्वाइनिंग या विच आर, दो है ना इसलिए आर, विच आर ज्वाइनिंग, विच आर ज्वाइनिंग होता तो सही था, लेकिन विच ज्वाइनिंग है तो कोई मतलब नहीं है। ज्वाइनिंग एक केस में सही हो सकता है आपका, क्लोज की केस में, कि उन दोनों नदियों की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्या ज्वाइन करती हुई वो नदियां आगे जाकर कुछ करती होगी इस तरीके से, मतलब दो नदियां हैं जो ज्वाइन करती हुई है पदम विलेज की, वहां ज्वाइनिंग एट पदम विलेज, इस तरीके से।
तो लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग को क्लोज बनाओ तो यहाँ पे विच जो यूज होगा वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो विच यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए था। अगर विच नहीं होता तो ज्वाइनिंग आपका बिल्कुल सही था। ये चीजें आपके क्लियर है, क्योंकि अपने एडिटोरियल में मैं आपको बताता हूँ ना, तो यहाँ पे आपका क्लोज इसी तरीके से यूज होता है। क्लोज जब यूज होता है तो वो डायरेक्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला जाता है एक्शन की फॉर्म में, लेकिन ये भी चीज होती है कि हर सेंटेंस का जो हर एक एलिमेंट है उसको सेटिस्फाई करना कंपलसरी होता है। तो विच भी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मांगेगा, और विच आपका कैसा है, विच सब्जेक्ट की तरफ वर्क करता है, जो की तरफ वर्क करता है तो वो सब्जेक्ट की तरफ वर्क करता है, और सब्जेक्ट क्या करता है, सेंटेंस मांगता है। और ज्वाइनिंग यहाँ पे क्लोज है जो कि सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस में आपके क्या होना चाहिए, मॉडल होना कंपलसरी है, तो मॉडल यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब विच यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा, और सेंटेंस अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो सेंटेंस आपका सही नहीं रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ज्वाइनिंग वाला गलत हो जाएगा। तो ये दोनों आपके फर्स्ट वाले हो सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, मर्जेस या मीट्स होना चाहिए था, नहीं होगा। डज मीट डज मर्ज नहीं होगा, क्योंकि विच जो यूज हो किसके लिए, डोडा एंड साराप्लिंगटी है, इन दो रिवर के लिए यूज है, तो वो दो है, दो है इसका मतलब प्लूरल है, तो डू मर्ज एंड डू मीट होगा, जो बिल्कुल सही है। तो ए बी हो सकते हैं लेकिन सी नहीं होगा। अब ए और बी दोनों सही लग रहे, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड में आपको जरूर चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड में ऐसा हो कि मान लो आपका कोई कॉम्बिनेशन बने, ए के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन बने और बी के साथ कॉम्बिनेशन बने, लेकिन जो ए के साथ जो कॉम्बिनेशन बने वो सेकंड ब्लैंक में सही ना हो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सही जाने चाहिए, एक से नहीं होगा। दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, दोनों के दोनों ब्लैंक। समझ में आ रही है चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जिस भी ऑप्शन में सी दिखे। अब आपको सी देखते ही मतलब क्या करना है, उसको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना, आप ये नहीं देखना कि फर्स्ट पे सी आएगा सेकंड पे आएगा, उस तरीके से चेक करेंगे सर फर्स्ट पे हो तभी तो उसको, क्योंकि फर्स्ट में सेट नहीं हो रहा इसलिए सी होगा, सेकंड पे सी हो तब तो हो सकता है ना। तो सेकंड पे तो सी हो ही नहीं सकता, वो डायरेक्शन में उसने ऑलरेडी बोल दिया कि सेकंड में ओनली डी ई एफ ही आ सकता है, ठीक है। तो सी जहां पे भी दिखे वो सारे उड़ा दो। तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। देखो वर्किंग अगर आपके क्लियर है और शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर रहे हो, ऑप्शन को साथ में लेकर चल रहे हो, तो मैक्सिमम ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो अपने सारे चले गए थे, डायरेक्ट ही हो गया था। इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस का एग्जाम है, इतना स्पीड में आप ऑप्शन उड़ा रहे हो वही बहुत बड़ी बात है। अदर्स से बहुत आगे हो आप, उनसे बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आपका सेंस चमका हुआ है और वर्किंग यूज करनी आती है, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी आती है। तो यहां से इतना हिंट मिल गया। अब यहां पे मैं देखूं, अब यहां ऑप्शन में चलते हैं। अब यहां से कोई हिंट नहीं मिला, ए बी वाला भी दे रखा है इसने और ए डी भी दे रखा है, तो मतलब सेकंड में तो डी ई एफ तीनों ही चेक करके अपने को देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। जो पदम विलेज पे मिलती है टू अपर वैली में टू द जंस्कर रिवर, जंस्कर रिवर, जो जंस्कर रिवर है या तो उसकी तरफ कुछ, अब उसकी तरफ कुछ होगा। तो एक चीज मुझे एक बात बताओ, अगर टू दो वर्किंग होती है डायरेक्ट, अगर अपनी वर्किंग को याद करें, थोड़ा अपनी वर्किंग को यूज करके देखें डायरेक्ट अपने सेंस से, तो टू की दो वर्किंग होती है, या तो एज ए मॉडल वर्क करता है या फिर एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा। एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा तो उसके बाद में नाउन होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका द जंस्कर रिवर है, द जंस्कर रिवर, तो जंस्कर रिवर नाउन है ना। अब नाउन सेटिस्फाई कैसे होती है, वो जेरेंड की तरह ही होता है। नाउन को सेटिस्फेक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं। नाउन या तो क्या करें, उसको आप सब्जेक्ट बनाओ एक, दूसरा या उसको तीर लगाओ एक्शन वगैरह का, दो तरीके सेटिस्फेक्शन के। तीसरा तरीका क्या है, उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बाइंड करो। अब ये जो नाउन है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में बाइंड कर सकते हैं कैसे, जब प्रीपोजिशन टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करे तो बिल्कुल सही है। लेकिन टू एज ए प्रीपोजिशन वर्क करेगा तो वो इसको बाइंड करने जाएगा जंस्कर रिवर को, तो बीच में ओनली क्या आ सकता है, ऑप्शन यहां पे भी कुछ आना चाहिए। अगर यहां पे आपने नाउन दे दिया, सोचना बात को, अगर यहां पे आप नाउन दे देते हो तो मुझे बताओ जो जंस्कर रिवर है वो द से अलग से सेटिस्फाई है या नहीं, द से उस अलग से सेटिस्फाई हुई है ना, अलग हुई है ना, वो सेपरेट है। तो यहां पे अगर आप नाउन दोगे तो टू तो उस नाउन के साथ वर्क कर जाएगा, क्योंकि जो नाउन यहां दोगे उसको भी तो सेटिस्फाई करना है, तो टू तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जंस्कर रिवर कहां से सेटिस्फाई होगी। अब दो नाउन साथ में आती है तो ये भी हो जाता है कि सर फर्स्ट वाली नाउन क्या एडजेक्टिव बनकर दूसरे पे पास कर दे, ठीक है। टू क्या करेगा, इस यहां पे जो नाउन है उस पे वर्क करेगा, उस पे अपना इंपैक्ट डालेगा और ये पास करने जाएगा। लेकिन आगे द की दीवार है ना, द क्या करता है, बिल्कुल अलग कर देता है। एडजेक्टिव बनने के लिए क्या होना चाहिए, नाउन नाउन बिल्कुल साथ में होनी चाहिए ना, जब डिपेंड करे तो बिल्कुल डायरेक्ट पास होनी चाहिए, दोनों नाउन साथ। एडजेक्टिव तभी बनता है वो जो पहली नाउन है, जो सेकंड जो नाउन है अल्टीमेट नाउन है, उसकी क्वालिटी बताती हो तभी तो वो एडजेक्टिव बनता है ना, उस पर डिपेंड हो पाए। अगर वो नाउन दोनों सेपरेट ही हो गई, दोनों अलग अलग ही हो गई, तो एडजेक्टिव कैसे बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की ही, उस नाउन का ही पार्ट होता है, तो उसके साथ का ही पार्ट होना चाहिए। जब आपने द लगाकर उस नाउन को अलग कर दिया,
जब द लगाकर उस नाउन को बिल्कुल सेपरेट ही कर दिया आपने, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। एडजेक्टिव तो डिपेंड होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड रहने, उसके साथ चिपका होना चाहिए ना, लेकिन ये तो सेपरेट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन नहीं आ सकती यहाँ पे, एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा तो टू क्या करेगा, पास करने जाएगा। लेकिन ये तो चलो पास करने की कोशिश करके एडजेक्टिव पार करके जंस कर रिवर पे पास करेगा, लेकिन पास करने के लिए एडजेक्टिव भी तो मानेगा ना कि मैं आगे पास करने लायक तो हूं ना। वो एडजेक्टिव आपका लायक तो होना चाहिए ना पास करने के, लेकिन एडजेक्टिव लायक ही नहीं है क्योंकि आगे दीवार है, वो कैसे पास करेगा, करप्ट हो गया पूरा का पूरा। अब एक ही तरीका हो सकता है, अगर यहाँ पे नाउन दोगे और ये नाउन अलग रह जाएगी, तो ये तो चलो टू से सेटिस्फाई हो जाएगी ब्लैंक वाली, लेकिन जो सेकंड वाली नाउन है, जो जंस का रिवर है, वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं होगी, वो गलत हो गया आपका। सेटिस्फेक्शन देना हर चीज को जरूरी है, तो एक ही केस बनता है। सब्जेक्ट वो बन नहीं सकता क्योंकि आगे कोई सेंटेंस है नहीं। तो कितने केस खराब हो गए यहाँ पे, बाइंडिंग वाला गया और आगे सब्जेक्ट बनने वाला गया, दोनों केस गए। एक ही केस बचता है क्या, एक्शन वाला, तीर खाने वाला। इसका मतलब टू आपका एज ए मॉडल वर्क करना चाहिए और यहां ब्लैंक में आपका एक्शन आना चाहिए जो आगे जाकर तीर छोड़े। शुरू हो जाओ। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन क्या है, नाउन है, नहीं होगा तो डी नहीं होगा, तो ऑप्शन ई में एडी, ई गया। ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास, मैंने बी ऑप्शन को उड़ा दिया था ना ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा है, ओनली एक ही ऑप्शन बचा है, जो कि क्या है, ए ऑप्शन बचा, सॉरी बी अपना उड़ा हुआ है। देखो एक चीज ध्यान रखना, कई बार आप करते हो तो कई बार क्या होता है, आपका माइंड क्या होता है, टेढ़ा चल जाता है। अब मुझे तो यहाँ पे डायरेक्ट पता लग गया क्योंकि यहाँ से आपके ऑप्शन क्लियर थे, बी बिल्कुल सही है, इसको मैंने मतलब वापस रफ गलत किया। ए अभी बचा हुआ था क्योंकि ये जो अंडरलाइन किया हुआ था ए, और मैंने लगा कि इसको मैंने एलिमिनेट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था, तो ए ऑप्शन ही अपना बचा है ओनली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बस बचा ही ये है और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एक्शन लगाकर देखते हैं इस ब्लैंक के अंदर जो वैली वाला है। तो क्या बोल रहा है, जो क्या करती है, पदम विलेज है, वहां पे मिलती है टू क्रिएट जंस का रिवर। जंस का रिवर को क्रिएट करने के, क्रिएट का मतलब बनाने के लिए, फॉर्म का मतलब ही बनाना, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो बिल्कुल सही है आपका कौन सा, ए एफ बी ई, ए एफ बी ई बिल्कुल सही है। अगर ये ऑप्शन ऐसे होता ए ई बी एफ, फिर भी सही था क्योंकि ए के साथ में ई और एफ दोनों ही वर्क कर रहे हैं और बी के साथ में भी ई एफ दोनों वर्क कर रहे हैं, कैसे भी दे दो, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता था। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्शन अगर ऐसे एक ऑप्शन और देता यहाँ पे क्या कि ए ई और बी एफ देता, फिर दोनों में से कौन सा करता, ऐसा नहीं देगा क्योंकि दोनों ही सही है तो क्यों देगा, फिर वो एक ऑप्शन ये देगा, बोथ ए एंड बी वाला भी देगा, ठीक है, समझ में, ऑप्शन में बोथ ए एंड, बोथ कैपिटल ए, बोथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी वाला ऑप्शन देगा, तभी होगा, अदरवाइज वो ऐसा नहीं देगा क्योंकि दोनों के दोनों सही। क्लियर हो? तो मतलब क्या निकला कि जो ट्रिब्यूटरीज है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है किसकी, जंस का रिवर की, वो क्या, एक डोडा है, एक साराबलिंगटी है, जो कि पदम विलेज है वहां पर मिलती है और जंस का रिवर को तैयार करने के लिए मिलती है, मतलब वो बनाने, उनका मिलने का पर्पज क्या है कि बड़ी रिवर जो जंस का रिवर है उसको क्रिएट करना। तो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं इसको रीड आउट करना। द मेट्रो डिपो, डिपो मतलब गोदाम वगैरह, जो मेट्रो जो चलती है, विच वॉज इन 2015, जो 2015 में, कुछ पता नहीं क्या, देखते हैं, विच वॉज फाउंड, जो फाउंड किया गया, पाया गया, जिसको पाया गया था, मतलब जिसका पता लगा। तो मेट्रो डिपो है, उसका पता लगेगा क्या 2015 में। तो एक चीज यहाँ विच वॉज फाउंड है, वो थोड़ा सा अजीब सा मीनिंग दे रहा है क्योंकि मेट्रो डिपो वगैरह जो है, देखो फाउंड तो वो किया जाता है जो मतलब अपने बात करें पुरानी चीज हो, कोई मतलब हेरिटेज वगैरह हो, जो फाउंड किया गया, डिस्कवरी की गई हो।
लेकिन जो मेट्रो वगैरह के जो डिपो वगैरह वो तो तैयार किए जाते हैं, तो एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे सही जाता, या फिर फाउंडेड होना चाहिए था, स्थापित किया गया, तो फाउंडेड यहाँ पे ज्यादा सही लगता। तो ए वाला तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत जा रहा है, विच वॉज फाउंड की बात हो रही है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाउंड जो आपका जिस तरीके से जो फाउंड आप यूज करते हो, स्थापित करने की स्थापना की गई, वो वाला अगर फाउंड यूज किया जाए तो वो फाउंड फाउंडेड होता है, वो फाउंड V1 होती है। और ये जो फाउंड है वो इसके बाद में क्या आएगा, डिड बी है ना, तो डिड बी है तो V3 आ सकता है, क्योंकि V3 को ही तो वो क्या करेगा, एक्शन बनाएगा ना, मोड ही आ सकता है। तो ये V2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो डिड फाइंड की दोबारा से ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये V1 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिड बी है। अगर फाउंड वो स्थापना वाला, अगर फाउंड नींव वाला फाउंड रखो तो फाउंडेशन वाला, तो वो फाउंड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि V1 नहीं आ सकता, क्योंकि डिड बी है और V1 को वापस एक्शन बनाने के लिए बी क्यों दोगे, फिर आपको बी नहीं देना चाहिए था, डिड आपका फाउंड ही होना चाहिए था, इसका मतलब वैसे भी गलत है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि स्थापना वाला फाउंड अलग होता है, तो वहां फाउंडेड होना चाहिए, V3 आना चाहिए। ये जो फाउंड V3 है ये फाइंड का है, जो पाया गया। फिर भी अगर अपने बात कर लें कि हाँ उस टाइम पे मतलब पहले का बंद पड़ा होगा, वो मिल गया हो, क्या पता उसका दोबारा से पता लग गया, उस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर माइंड में ऐसा कंफ्यूजन है, अगर आपको डायरेक्ट पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। फाउंड हो सकता है, आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में नहीं हो सकता, हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सैंक्शन की बात करें, सैंक्शन किया गया मतलब उसका मंजूरी दी गई, मेट्रो डिपो को 2015 में मंजूरी दी गई, बिल्कुल सही है। कॉल का मतलब बुलाया गया, मेट्रो डिपो को 2015 में बुलाया गया। देखो मेट्रो डिपो जो गोदाम है उसको बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है, और कॉल्ड का मतलब उसे बोला गया। मेट्रो डिपो को 2015 में जिसको बोला गया, क्या बोला गया, जिसको सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बोला गया, इस तरीके से होता फिर आपका सही जाता। तो ये भी अपना क्या है यहाँ पे गलत है। तो ये दोनों ही, ये आपका कॉल्ड क्या होगा, बिल्कुल गलत हो गया, ये अपने को पता लग गया, तो सी नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी गया। ये तीन ऑप्शन अपने यहां से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लैंक पे, आगे पढ़ें। जिसको 2015 में या तो मंजूरी दी गई या जो फाउंड हुआ मेट्रो डिपो, वॉज फाइनली, वो अंत में जाकर क्या हुआ, स्टार्टेड इन 2019। वो अंत में जाकर स्टार्ट कब हुआ, 2019 में वो स्टार्ट हुआ। तो यहां से अब क्लियर हो गया कि 2015 में कुछ हुआ और 2019 में, तो जो मेट्रो डिपो वो स्टार्ट कब हो रहा है, 2019 में स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पे मेट्रो डिपो की मैं बात करूं, अगर वो फाउंड, अगर स्थापित की फॉर्म में आपको कंफ्यूजन हो, तो मेट्रो डिपो जब बोलते हैं ना, जैसे अपने आरबीआई फाउंड कब हुआ था, इस तरीके से अगर यूज होता है, तो मतलब क्या है, वो स्टार्ट कब हुआ, तब से मानी जाती है वो चीज। तो 2019 में स्टार्ट हो, 2015 में नहीं, तो फाउंड यहां से भी आपका गलत जा रहा है। मतलब अगर सही वे में अगर इसका मीनिंग लेकर देखें तो क्या आ रहा है कि मेट्रो डिपो को मंजूरी तो की बनाने की, उसको 2015 में मिली थी सरकार की तरफ से, लेकिन स्टार्ट 2019 में हुआ था। ये बिल्कुल सही जा रहा है। तो बी आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसे देखें तो आपका ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन उड़ जाएगा, तो बचेगा ओनली अपने पास ऑप्शन ई। तो यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ई। समझ में आप लोगों को इस तरीके से वर्क करेगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और पढ़ लो। एंड हैज नाउ कम बैक, और अब आ चुका है टू ग्राउंड जीरो, फाइनलाइजिंग द साइट। ग्राउंड जीरो पे आ चुका है, बिल्कुल पॉइंट पे आ चुका है, फाइनलाइज, साइट को फाइनलाइज करते हो कि कहां पे बनना है, कंजरमार्ग जगह बोलिए। अब यहां पे बताना, ये बोला कि जो 2015 में उस डिपो के साथ कुछ हुआ और 2019 में वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वो ग्राउंड जीरो पे आ चुका है, साइट को फाइनलाइज करते हो, तो साइट फाइनलाइज हुई, इसका मतलब जगह फाइनलाइज हुई है। अगर वो 2015 में मेट्रो डिपो फाउंड होता तो हैज नाउ कम बैक, वापस ग्राउंड जीरो पे आ चुका है, मतलब वापस से फाइट को, जो साइट है उसको फाइनलाइज करते हो, ग्राउंड जीरो पे आ चुका है, मतलब बिल्कुल पोजीशन पे आ चुका है। तो जो आपकी जो साइट है वो फाइनलाइज कब हुई है, जगह फाइनलाइज कब हुई है कि कहां पे बनना है, वो कब फाइनलाइज हुई, वो अब हुई है। तो वो 2015 में फाउंड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ए अपना गलत। मंजूरी तो हो सकती है ना, हाँ मंजूरी हो सकती है, 2019 में स्टार्ट हुआ और फाइनलाइज अब हुआ है। अब ये आपका सही है, मतलब उस पर काम स्टार्ट 2019 में, और मतलब उसके बारे में काम स्टार्ट हुआ, मतलब उसके लिए पैसा आना या फिर जो भी चीजें हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो जितना सामान है वो आना स्टार्ट हो गया, और साइट अब फाइनल हुई है, अब वो सामान वहां पे पहुंचेगा। ये सही जा रहा, तो फाउंड यहाँ पे आपका गलत हो गया। तो यहां से भी पता लग गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन रहेगा अपना बी एफ। अब यहाँ पे बात करें आगे, अल्बेट, हालांकि, यद्यपि, मैसिव लॉसेज
टू द 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। 6 साल पुराना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या है, मैसिव लॉसेज। तो एक्रिमोनियस का मतलब होता है कटु, तीक्ष्ण। एक्रिड का मतलब कटु, आलोचना वाला या तीक्ष्ण। और इनकरिंग का मतलब अपने ऊपर लेना, हानि उठाना। तो अल्बर्ट बावजूद किसके, लॉसेज को उठाने के बावजूद उसकी साइट फाइनलाइज वगैरह होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आपका एफ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से जा चुका है। अब देखो, आप एक्रिमोनियस का अगर आपको मीनिंग नहीं आता, एक्रिड का मीनिंग नहीं आता, फिर भी आपका क्वेश्चन हो गया अगर आपको वर्किंग क्लियर है और शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको खेलनी आती है तो। अदरवाइज आप लोगों के साथ दिक्कत होगी। समझ में आ रही है चीज, इसलिए वर्किंग वगैरह ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको वोकेब आनी चाहिए। अब एक्रिमोनियस और एक्रिड की वोकेब नहीं आती तो आप वहीं से पेपर अपना हो जाता है फेल। क्यों? क्योंकि अपने डायरेक्ट चलते हैं तो वोकेब ऐसी कुछ होगी जो आपको नहीं आएगी, तो वहां पे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेंस के क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, जैसे वोकेब का थोड़ा सा लेवल देखते हैं क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। देखो, स्किप करने की जरूरत पड़ी, डायरेक्ट ही अपना क्या हो गया यहाँ से वर्किंग से और शॉर्ट ट्रिक से। ऑप्शन अपने आप बता रहे हैं आपको, ऑप्शन आपकी कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो ऑप्शन अपना हो गया कौन सा, ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। द डिपार्टमेंट इज ऑन पर, डिपार्टमेंट कुछ कर रहा होगा किसी पर, ऑन या है किसी चीज पर कुछ होगा, ठीक है। द डिपार्टमेंट इज ऑन एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 1000-2000 करोड़ इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उस पर पता नहीं क्या रिजोल्विंग, उस पर सॉल्यूशन निकाल रहा है, हल निकाल, समाधान निकालना। रिजोल्व का मतलब क्या, समाधान निकालना। तो जो स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर समाधान निकाल रहा है, मतलब उसको हल कर रहा है, उसको सोल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताऊं मुझे, डिपार्टमेंट जो निवेश है उस पर समाधान निकाल रहा है या उस निवेश का ही समाधान निकालता है। रिजोल्विंग द इश्यू होता है, रिजोल्विंग ऑन द इश्यू होता है। रिजोल्विंग इश्यू पर की जाती है, रिजोल्विंग इश्यू की जाती है, इश्यू की जाती है, तो डायरेक्ट तीर इश्यू पे लगना चाहिए। रेजोल्यूशन ऑन इश्यू हो सकता है, मतलब समाधान इश्यू पर, समाधान निकालना मतलब उस चीज का समाधान, मतलब रिजोल्व करना किसको है, उसी चीज को रिजोल्व करना, तो डायरेक्ट तीर लगना चाहिए, इसका मतलब ऑन नहीं होना चाहिए था। डिपार्टमेंट इज रिजोल्विंग एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रिजोल्व कर रहा है, ऐसा होना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट पर रिजोल्व कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर समाधान कर रहा है, इन्वेस्टमेंट पर समाधान करेगा, इन्वेस्टमेंट का समाधान करेगा। तो इन्वेस्टमेंट का समाधान करेगा। कार पर रिपेयरिंग होगी या कार की रिपेयरिंग होगी, कार की रिपेयरिंग होगी, रिपेयरिंग द कार, कार ही रिपेयर होगी, इन्वेस्टमेंट ही समाधित होगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका रिजोल्विंग गलत चला गया, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। तो ए सारे उड़ा दो जितनों में है। तो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया और ऑप्शन ई गया। दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं। अब बी को चेक करने की जरूरत है क्या? बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दो ऑप्शन बचे उनमें ओनली सी है। तो सी पढ़ें। आइंग, आइंग का मतलब क्या है? ध्यान देना, निगरानी रखना, देखना। डिपार्टमेंट इज आइंग ऑन, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देख रहा है, निगरानी कर रहा है। ऑन किस पर आए? नजर गड़ाए हुए। आइंग का मतलब नजर गड़ाए हुए। किस पर नजर गड़ाए हुए हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर, उस पर ध्यान दे रहा है। किस पर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। डिपार्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे रहा है। किसका? जो इतने करोड़ का है प्राइवेट सेक्टर में, उस पर वो क्या कर रहा है? ध्यान दे रहा है। बिल्कुल सही है। फॉर किसके लिए? फॉर
मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जो मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स वगैरह है इन जम्मू में एंड श्रीनगर और श्रीनगर में, टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ सर्विसेज टू पब्लिक को सबसे बेस्ट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मॉडर्न हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए वो क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है डिपार्टमेंट। शुरू करते हैं फॉर्मेशन, डी को देखते हैं फॉर्मेशन। अब यहां पे एक बात करना, फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे यहां पे फॉर्मेशन लिखोगे तो फॉर्मेशन आपका क्या है, नाउन है, और मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो भी नाउन है। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ कि किसके लिए प्राइवेट सेक्टर पर में इन्वेस्टमेंट के लिए वो ध्यान दे रहा है, किसके लिए ध्यान दे रहा है, फॉर्मेशन के लिए, जो निर्माण है उसके लिए, बिल्कुल सही है। और तो मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो कहां से सेटिस्फाई होगा, जब आपने यहां पे नाउन दिया जो फॉर्मेशन है उसके बाद में मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल मानो, फॉर्मेशन हॉस्पिटल, फॉर्मेशन निर्माण, हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग नाउन है, फॉर्मेशन टाइप का हॉस्पिटल तो होने से रहा, समझिए दोनों अलग अलग टाइप के क्या है, बिल्कुल अलग नाउन है। और वैसे भी मॉडर्न ने क्या कर दिया, बिल्कुल उसको इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल अलग कर दिया, जैसे द अलग करता है, तो अलग अलग नाउन हो गए। तो जो आपका जैसे आप फॉर्मेशन लोगे तो फॉर्मेशन को तो फोर सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को कौन सेटिस्फाई करेगा। आगे सेंटेंस है क्या, आगे कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि आगे जाकर देखें जम्मू और श्रीनगर को इन ने सेटिस्फाई कर दिया, प्रोवाइड यहाँ पे एक्शन है, टू एज ए मॉडल है तो वो आपस में सेटिस्फाई हो गए। बेस्ट हेल्थ सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड ने तीर लगाकर सेटिस्फाई कर दिया, और वो पब्लिक है उसको टू ने सेटिस्फाई कर दिया। अब यहाँ पे ना आगे सेंटेंस है, तो नाउन कैसे कैसे सेटिस्फाई होती है, या तो वो क्या हो, तीन ही केस होते हैं, या तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड ओनली प्रीपोजिशन के द्वारा हो सकती थी, जो कि क्या है आपका फोर कर सकता था, लेकिन फोर यहाँ पे इसको बाइंड नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि फोर ऑलरेडी फॉर्मेशन को क्या कर गया, बाइंड कर गया, तो वहां पे कोई अपने पास केस नहीं बचा इसको सेटिस्फाई करने का। उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट केस बचता है वो होता है कि ये सब्जेक्ट बन जाए, लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं बन पा रहा क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है। उसके बाद में एक केस बचता है इस पे तीर लग जाए, तीर कहां से लगेगा, पीछे कोई एक्शन ही नहीं है। और यहां मतलब क्या निकला, पहले वाले की तरह अगर बात हो तो कि यहां पे सर एक्शन आ जाए ब्लैंक में तो सेटिस्फेक्शन आ जाए, एक्शन नहीं आ सकता किसमें, आपके ब्लैंक में, क्यों, क्योंकि इससे पहले फोर है, दीवार है प्रीपोजिशन की, तो वो जो आपका एक्शन है वो दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा। उसे भी तो क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, मॉडल वगैरह चाहिए ना, तो उसको वो नहीं मिलेगा। अगर एक्शन आपका V1 फॉर्म में आए, डू प्लस V1 आए, तो वो मॉडल है उसको भी तो क्या चाहिए, पीछे सब्जेक्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, तो एक्शन भी यहाँ पे नहीं आ सकता। इसका मतलब V1 फॉर्म में आपका एक्शन नहीं आ सकता, टू होता तो आ सकता था, तो फॉर्मेशन तो अपना गलत हो गया, तो डी अपना गलत हो गया। डी वैसे भी नहीं है, चेक करने की जरूरत भी नहीं थी कि ऑप्शन में भी नहीं था। बिल्डिंग हो सकता है क्या, बिल्डिंग हो सकता है। बिल्डिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग अगर मैं बात करूं फोर बिल्डिंग, तो फोर के बाद में बिल्डिंग आपका आईएनजी फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है। और मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन ना तो सब्जेक्ट बन सकता है, ये पता लग गया अपने को, ना तो वो यहाँ पे क्या बन सकता है, आपका सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है, और ना ही वो बाइंड हो सकता है फोर के साथ, क्योंकि इसके बीच में कोई ना कोई चीज आएगी, वो फोर उसको लेकर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही केस हो सकता है सर, एडजेक्टिव आ जाए और फोर का इंपैक्ट आगे पास हो जाए, वो पास नहीं हो सकता क्योंकि मॉडर्न ने उसको बिल्कुल अलग कर दिया, जैसे पिछले वाले में द ने अलग किया था। तो एक ही केस बचता है, क्या केस बचता है कि ना तो वो सब्जेक्ट बन सकता है और ना ही ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बाइंड हो सकता है। केस फिर बचता है अपना एक्शन का, लेकिन एक्शन डायरेक्ट आपका आ नहीं सकता क्योंकि फोर के बाद में वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक ही केस बचता है, एक्शन किस फॉर्म में आए, आपका जेरेंड फॉर्म में आए, तो वो दोनों तरीके सेटिस्फाई कर देगा। फोर से भी सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके लिए नाउन की तरफ वर्क कर जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा स्टेबल फॉर्म में। और जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक्शन की तरफ वर्क कर जाएगा, क्योंकि जेरेंड आपका एज एन एक्शन ही वर्क करता है। तो बिल्डिंग यहां बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का निर्माण करने की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी, उस कार्य के लिए, तो ये अपना बिल्कुल यहां पे सही जा रहा है। कोज भी यहां पे नहीं होगा, क्योंकि कोज अगर आप लोगे तो एक्शन की फॉर्म में V1 फॉर्म में ही आ सकता है कोज, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया अपने को कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को एक्शन चाहिए, और एक्शन चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, जेरेंड फॉर्म में ही मिल सकता है, क्योंकि फोर के बाद में सर्वाइवल भी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को एक्शन चाहिए और फोर के बाद सर्वाइवल होने के लिए वो स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, और स्टेबल फॉर्म में V1 फॉर्म नहीं होती, स्टेबल फॉर्म में जेरेंड फॉर्म हो सकती है, इसलिए जेरेंड चाहिए, नहीं क्लोज हो सकता है। तो ओनली जेरेंड का केस आपका आ सकता है, और जेरेंड कैसे सेटिस्फाई होगा, फोर से मतलब बाइंडिंग फॉर्म में सेटिस्फाई आपका हो जाएगा। तो कोज भी नहीं होगा तो ई आएगा,
तो एफ भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन भी गया, तो ऑप्शन आपका रहेगा क्या, सी। आंसर आपका क्या है, ऑप्शन सी आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका पैटर्न था ब्लैंक प्लस आपका कोलन्स। तो इस तरीके से आपके मेंस के पैटर्न आते हैं, 2 या मोर देन 2 पैटर्न्स को मर्ज किया जाता है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपनी वर्किंग क्लियर है, अपना सेंस चमका हुआ है। तो रेगुलर रहना मैं आपको सिखा दूंगा कि मेंस के पैटर्न्स को कैसे हैंडल किया जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे प्री के अंदर दिक्कत नहीं हुई तो आपको अब मेंस में भी इंग्लिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, अगर आप रेगुलर रहते हो तो। लेकिन मेंस में थोड़ा सा क्या होता है, आपका नॉलेज चेक होता है, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, आपका सेंस आपको ज्यादा चमकाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। और जो एडिटोरियल वगैरह है वो डेली आपने करना ही करना है, खुद से करना है। और 2 क्लासेस के बाद में अल्टरनेट पे अगर अपने बात करें तो एक एडिटोरियल मैं करवा दिया करूंगा, कैसे करना होता है उसी तरीके से आपने एडिटोरियल करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि वहां पे पैराग्राफ बहुत ज्यादा आते हैं, उनका मीनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि वो पैराग्राफ आएंगे तो उनके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, वो लिंक्ड फॉर्म में होते हैं, वो आपसे व्यू पूछते हैं। तो जब तक आपको उस पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं आएगा तो आप अपना व्यू कैसे दे दोगे, आपको जब पता ही नहीं है वो पूछना क्या चाहता है। क्योंकि जैसे डायरेक्ट जो 6-7 क्लास में आते थे, ठीक है, उसमें तो, या फिर प्री में भी कई बार आ जाते हैं, उसमें तो क्या होता है, लाइन मैच हो जाती है, लेकिन यहाँ लाइन भी मैच नहीं होती, आपको पता ही नहीं है कि पैराग्राफ में क्या बोला है, उसने क्या दिया गया है, सर हमने पढ़ा था, और पूछ कुछ ही रहा है, मतलब है ही नहीं, आउट ऑफ चला गया, वो तो वो आउट ऑफ सिलेबस ही बोल देते कहीं तो, कि वो तो बिल्कुल बाहर ही चला गया, मतलब पैराग्राफ से तो उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसने कुछ अलग ही पूछ लिया। ऐसा नहीं होता, पूछा उसने पैराग्राफ से, लेकिन उसने अपना आपका ओपिनियन या उस पैराग्राफ के रेफरेंस के फॉर्म में कोई अलग से क्वेश्चन पुट कर दिया। तो इस तरीके से आता है, वो तभी क्लियर होगा जब आपको पैराग्राफ का मीनिंग आता हो। डायरेक्ट रीडिंग से मीनिंग नहीं आया, क्योंकि अपने देखा जब अपने एडिटोरियल करते हैं तो आपको डायरेक्ट उसका रीडिंग से मीनिंग नहीं आते, कई बार इतने खतरनाक वाले मीनिंग आप सोचते कुछ और रियल में मीनिंग कुछ और निकलता है जब अपने सोल्व करते हैं एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल की क्लासेस भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है, उनको भी आपको स्किप नहीं करना। और यहाँ पे पैटर्न हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये लगेगा कि क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता क्वेश्चन कितने हो रहे हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, मैटर ये करता है कि उन क्वेश्चन से आप सीखते कितने हो। ठीक है, मेन तो सीखना है, क्वेश्चन करने को आप मॉक टेस्ट खूब आते हैं, लगाते रहो, क्या दिक्कत है, कर नहीं पाओगे। मेन तो सीखना आना चाहिए ना, करना कैसे, एग्जाम को कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज अपने यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एडिटोरियल के साथ। क्लास को स्किप मत करना एडिटोरियल की क्लासेस को। अब आपकी क्लास रेगुलर रहेगी मंडे टू फ्राइडे आपकी 9 PM पे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।